अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल का क्रिटिसिज्म ही बैन कर दिया। और उससे बड़ी बात, बाइबल और कुरान के वो हिस्से जो जूस को कुछ कहते हैं या उनके बारे में टिप्पणी करते हैं वो आप पब्लिकली नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कुरान और बाइबल पे बैन। और इसको जो बहुत सारे जो वहां के लोग हैं, अमेरिका के एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं दैट दिस टाइम इजराइल हैज शॉट इटसेल्फ ऑन द फुट। अपने ही पैर पे इजराइल ने गोली मार दी, इस तरह की चीजें करके। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम आपको राउंड अप बता दें फिलिस्तीन का। आज देखिए जो बड़ी खबर आई कि अमेरिका से आई, क्योंकि अमेरिका और फिलिस्तीन अब एक ही तरह का संघर्ष हो गया। अमेरिका से आई कि NYPD न्यूयॉर्क जो पुलिस डिपार्टमेंट, उसकी बसेस में खून से, सुअर के खून से वो रंगी हुई थी जब वो अरेस्ट करने आई। मतलब पहले से ही वहां पर NYPD के अंदर भी इस तरह के लोग हैं जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं। ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप देखिए कि ये लोग अरेस्ट करने आए थे यहाँ पर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और CUNY जो कि सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क है, उसके लोगों को ये अरेस्ट करने आए थे और उसमें ये विफल रहे। दूसरी जो बड़ी खबर कि कोलंबिया देश, जो लैटिन अमेरिका में कोलंबिया देश है, उसने इजराइल से सभी राजनीतिक संबंध, सभी कूटनीतिक संबंध काट दिए हैं। जी हां, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं गुस्तावो पेट्रो, उन्होंने पूरा कोलंबिया से सारे संबंध काट दिए हैं। ये आज 2 मई 2024 है और आज ये उसकी बुलेटिन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तीसरी बात देखिए जो आई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन ब्रिटेन ने भी एक रेजिस्टेंस फॉर पैलेस्टाइन आंदोलन शुरू किया है ब्रंसविक पार्क में, डिमांडिंग एन एंड टू पार्टनरशिप्स विद BAE सिस्टम। BAE सिस्टम एक ब्रिटिश और इजरायली कोलैबोरेशन से बनी हुई कंपनी जो कि वेपन्स मैन्युफैक्चर करती। एल्बिट से भी इसके रिश्ते हैं और उसमें इन लोगों ने कहा है कि उसको बैन करो। उसके बाद यहां पर एक जो नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड है, जो कि एक पैलेस्टीनियन फैक्शन है हमास के साथ जो लड़ता है, उसके स्पोक्सपर्सन अबू खालिद का एक बड़ा जबरदस्त बयान आया कि आवर फोर्सेस आर टारगेटिंग एनिमी पोजीशंस एंड दे आर गैदरिंग द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप एंड द सेंट्रल गवर्नेट विद आर्टिलरी एंड रॉकेट शेलिंग। यानी जो गाजा मध्य है वहां पर रॉकेट शेलिंग हो रही है, जो एक सस्टेन लेवल पर रॉकेट शेलिंग, यानी हमास अपने कुछ एडवांस्ड वेपन ऊपर ले आया है, अपनी टनल से ऊपर ले आया है। फिर अबू खालिद ने कहा कि ही इशूड अ मिलिट्री स्टेटमेंट अनाउंसिंग द सक्सेसफुल टारगेटिंग ऑफ एनिमी पोजीशंस एंड गैदरिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द गाजा स्ट्रिप इन्फ्लिक्टिंग हेवी लॉसेस। अब अभी ये देखिए, सबसे पहले जो किसुफुम इजरायली सेटलमेंट है वहां पर बम्बार्डमेंट हुआ जो गाजा से लगा हुआ है। उसके बाद एलुमिम जो इजरायली सेटलमेंट है उस पर बम्बार्डमेंट हुआ। ये हैवी मोटर शेल्स और कासिम 10 रॉकेट्स ये अभी ये लोग एक बार पहले भी लाए थे, बट अब उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। उससे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमला किया। उसके बाद एक अबू मुतीबाक इलाका है गाजा में, वहां पर जो कि एक IDF फोर्सेस एक मकान पे कब्जा किए बैठी थी, उनको वहां से खत्म कर दिया, उनको वहां से हटा दिया। ऑब्वियसली गोली चली तभी हटे। उसके बाद एक अब्द अल कादर अल हुसैनी, एक फिलिस्तीनी फैक्शन की ही एक ब्रिगेड है, उसने जिकिम इजराइल IDF साइट है और ये वही गाजा से लगी है, उस पर बमबारी की। और उसके बाद अंत में वही नेट जरीम, जो नेट जरीम साइट है, जिसको इजराइल ने नॉर्थ गाजा में एक अपना लिमिट कर दिया है, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से उध्वस्त होने की स्थिति में है। माने राफा पे इन्वेजन हो रहा है और यहाँ नेट जरीम साइट जो कि उत्तर गाजा में है वो ध्वस्त होने की पूरे एक कगार पे है। वो ऑलमोस्ट वहाँ पर, बल्कि इजरायली सोल्जर्स जो वहाँ पर अब रह गए हैं बहुत ही कम हैं, रिजर्विस्ट हैं, और वो कोई भी रेड नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी फिलिस्तीनी। अब देखिए गाजा की जो स्थिति हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ कि गाजा में मतलब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मार रहा है, वरना जो इजरायली जो मारते थे और जो सिविलियंस हॉस्पिटल्स पे कब्जा करते थे, जुल्म करते थे, वो सब रुक गया है।
है ही नहीं वहां पर इजरायली फोर्सेस, या इजरायली फोर्सेस कहीं से भी हमास के लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो भी खत्म हो गया है। अब क्योंकि नेतन्याहू ने पब्लिकली 30 अप्रैल को कह दिया कि हम राफा में जाएंगे चाहे हमारे पास जितना भी प्रेशर है, और हमास की सारी बटालियन वहां हैं, इसलिए हम उनको वहीं पर मारेंगे, और यह शनिवार भी वहीं पर हम वहीं पर पकड़ेंगे। और हमास लगातार नॉर्थ गाजा से सेंट्रल गाजा तक पूरा मतलब फिर से फैल गया है। पूरे इजरायलियों की जितनी भी जो भी इजरायलियों ने किया था उसको अपदस्थ कर दिया। उसको मतलब एक तरह से अब अपदस्थ का मतलब होता है, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ क्लिष्ट हिंदी हो जाती है, तो अपदस्थ का मतलब होता है कि उसको डिस्प्लेस कर दिया, उनको वहां से हटा दिया है। और अब जो लड़ाई हो रही है केवल इजराइल एक तरह से एयर से एयर ऑफेंसिव कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है एयर से, और दूसरी तरफ कभी कभार उसके सोल्जर्स कुछ थोड़ी बहुत फायरिंग करते हैं। अदरवाइज गाजा में लड़ाई समाप्त हो चुकी लगभग। और जो राफा है, राफा इन्वेजन, उसके बारे में जो नेतन्याहू बहुत ब्रैग कर रहे हैं, और ही इज ब्रैगिंग दैट आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। अब उस वहां पर जैसे मैंने कहा आपसे कि यूएस के अधिकारियों का कहना है कि भाई हम लोग इसके साथ नहीं है जो राफा में करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमास के लोग पहले से ही निशाना साधे बैठे हुए हैं, एक सरप्राइज इजराइल के लिए लेके बैठे हुए हैं। और अमेरिकन का कंसंट्रेशन हो गया है, मुझे लगता है कि इजराइल के कैपेबिलिटीज पे अब अमेरिका को बहुत विश्वास नहीं रह गया है कि इजराइल हमास को कम्बैट कर पाएगा या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो अमेरिकन ट्रूप्स जो सीधे आ रही है, अमेरिकन, जिसके बारे में साफ हो गया जब कल के मैंने वीडियो में शाम के बनाया था, आपको बताया था इस बारे में कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है ऑस्टिन, उन्होंने साफ कह दिया था कि उनके पास हथियार भी रहेंगे और अगर उन पर गोली चली तो वो वापस गोली चलाएंगे। तो ये कहने का तरीका होता है, मतलब यही है कि भाई वो लोग उतरेंगे। मतलब जो बाइडेन ने कहा था नो अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड, ऐसा नहीं होने जा रहा है। वो उतरेंगे और वहां पर वो लोग गाजा में, और रेजिस्टेंस ने भी कह दिया है कि कोई भी फॉरेन फोर्स, ब्रिटेन या अमेरिका या कोई भी अगर यहां उतरती है तो उसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम आईडीएफ को ट्रीट करते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है। अब देखिए जो यहां पर देखिए असली जो एक मर्म है कि वही बात आ रही है कि जो प्रिजनर्स मूवमेंट, जो मरवान बरगूती को एक तरह से जान से मारने की पूरी कोशिश है, जो नेल्सन मंडेला हैं पैलेस्टाइन के, उसके खिलाफ एक बड़ा मोबिलाइजेशन पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस पे बाइडेन और नेतन्याहू को आगाह कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कुछ होता है, अगर उनकी मौत होती है तो इससे पूरा इलाका फिर से सुलग जाएगा, और इस बार जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ। अब ये देखिए इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने अपनी कुछ स्ट्राइक्स किए, जो इजरायली गोलन, जो ऑक्यूपाइड गोलन पहले सीरिया में था, 1967 में इजराइल ने गोलन हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली थी, वहां पर इराक से सीधे मतलब वहां हमला हुआ और ड्रोन छोड़े गए, मिसाइल्स छोड़े गए जो अपने निशाने पे लगे। उसके बाद आप देखिए कि भाई नेटजरीम एक्सेस पे जो हमला किया है उसका वीडियो इन लोगों ने जारी किया, ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने। और फिर जो कल जो एक खबर हमने आपको दी थी कि हॉलिद किबुत्स, हॉलिद जो इजरायली सेटलमेंट है गाजा के पास, उस पर जो रजूम रॉकेट सिस्टम, वो भी एक अभी हमास ने अपग्रेड करके रजूम रॉकेट सिस्टम वो भी हमास सामने लाया, उससे हमास ने सीधे फायरिंग की। अब देखिए कि एक जो हमास लीडर हैं उसामा हमदान, उनका एक बड़ा बयान आता है। अब इनके पूरे बयान को समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इस समय इतना बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। कभी भी अमेरिकन ट्रूप्स यहां आ सकती हैं। राफा में इजराइल ये नहीं चाहेगा, वो अमेरिकन ट्रूप्स को लाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि अमेरिकन ट्रूप्स आ जाएं और हमको कहा जाए फेलियर है, और अमेरिका जो आ जाए तो फिर वो उसकी वाहवाही हो कि भाई ये आ गया, अब ये संभालेगा। क्योंकि वियतनाम वॉर में ऐसे हुआ था, अमेरिका आया था, फिर सीधे अमेरिका वर्सेस वियतनाम की लड़ाई हो गई थी जिसमें अमेरिका हार गया था। और इस बार भी सीधे अमेरिका और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस में लड़ाई हो जाएगी जिसमें अमेरिका की हार हो जाएगी, सीधी बात है। और जो इजराइल है, इजराइल ये चाहता है उसके पहले हम राफा इन्वेजन करके कुछ बड़ा धमाका कर दें, किसी बड़े लीडर को पकड़ ले। बहुत झूठ बोले जाएंगे अभी राफा इन्वेजन होगा, बहुत सारे झूठ बोले जाएंगे।
और कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जबकि आप किसी चीज़ पे, मैं फिर से आपको वार्न कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, यहाँ पर सीधे जो रेजिस्टेंस का सोर्स है, क्योंकि देखिए जो ताकत लड़ रही है, जो ग्राउंड पर लड़ रही है, वो झूठ नहीं बोलेगी, वो सच बोलेगी, वो ना अपने एक्शन को एग्जैजरेट करेगी, और अगर उस पर कोई लॉस हुआ है तो वो भी एडमिट करेगी। अब आप देखिए ओसामा हमदान का जो स्टेटमेंट है, द कैपेबिलिटीज ऑफ द रेजिस्टेंस आर स्टिल हाई, द रेजिस्टेंस इज फाइन। हमारी कैपेबिलिटी बुलंदी पे है, रेजिस्टेंस बुलंदी पर है। द Zionist elite brigades have collapsed in the Gaza Strip. They have collapsed. End of story. जितने भी Zionist elite brigades, मतलब जो इजरायली, जो IDF के elite brigades हैं, they have collapsed. The enemy has a strategic question for itself. How long can this battle continue? जो दुश्मन है यानी इजराइल, उसके सामने एक सामरिक, एक रणनीतिक सवाल खड़ा हो गया है। लॉन्ग टर्म उसको स्ट्रैटेजिकल एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स में फर्क ये होता है, टैक्टिक्स इमीडिएट होती है और स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है। जैसे हमास ने कहा कि भाई 7 अक्टूबर के हमले में हमने इजराइल को स्ट्रैटेजिक डिफीट दे दी। स्ट्रैटेजिक डिफीट मतलब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती रहें, कुछ जगह इजराइल मतलब छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहें, वो जो 7 अक्टूबर को जो हमने हमला किया था उसने बातों को ख़त्म कर दिया। ट्रंप ने भी, हमने आपको कल यही बताया था, ट्रंप ने बयान में कहा कि उसी 7 अक्टूबर कैसे हो गया, 7 अक्टूबर चाहे कुछ भी अब हो जाए, 7 अक्टूबर कैसे हुआ या उस दिन इजराइल की हार हुई, यही तय करेगा पूरे नैरेटिव को। तो अब देखिए इन्होंने जो सवाल उठाया है ओसामा हमदान की, इजराइल के सामने सवाल है भाई इसको तुम कब तक कंटिन्यू करोगे। फिर उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि कम्युनिकेशन बिटवीन द रेजिस्टेंट लीडरशिप इन गाजा एंड द पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द मूवमेंट इज ऑन गोइंग with its methods and tools and there is constant close monitoring in the field. बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। जो गाजा के बाहर जो हमास की लीडरशिप है और जो रेजिस्टेंस है उसके बीच क्लोज मॉनिटर, बहुत एक लगातार एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना हुआ है। और जो उन्होंने बाद में बात कही, कम्युनिकेशन विथ मोहम्मद दैफ एंड यहिया सिनवार इज ऑन गोइंग। इसका मतलब ये पहली बार ये एक हिंट मिल रहा है कि हो सकता है मोहम्मद दैफ जो है वो भी गाजा में हो, जो कि बहुत ही बड़ी बात, क्योंकि ये दो जो लोग हैं जिनके ऊपर मतलब $500,000 का बाकायदा इनाम है, और ये लोग दोनों कहीं ना कहीं गाजा, हालांकि मोहम्मद दैफ क्योंकि इंजर्ड थे, एक इजरायली स्ट्राइक में इंजर हो गए थे वो, तो वो अपना बाहर इलाज ये माना जाता है। लेकिन इन्होंने जो कहा है, अच्छा ये भी हो सकता है कि मतलब यहिया सिनवार गाजा में हो, दैफ एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में, क्योंकि उनके ऊपर भी इजराइल कभी भी असैसिनेट उनको कर सकता है अगर जैसे इजराइल को पता चलेगा वो कहाँ, तो उनका भी लोकेशन हिडन है, लेकिन उनसे कम्युनिकेशन लगातार चल रहा है। यानी पूरी जो लीडरशिप है, पूरा जो 7 अक्टूबर की जो मास्टर माइंड्स है वो पूरा इंटैक्ट है, उनका कुछ इजराइल नहीं उखाड़ पाया है। उसके बाद द इजरायली एनिमी वाज बेटिंग ऑन अ डिक्लाइन इन कैपेबिलिटीज ऑफ द रेजिस्टेंस बट द रेजिस्टेंस वाज वेल प्रिपेयर्ड। देखिए यहीं पर गलती हो गई, यहीं पर नेतन्याहू से ब्लंडर हो गया। गलती क्या कहें, ब्लंडर हो गया। ब्लंडर ये हुआ कि उसने सोचा ही नहीं था कि रेजिस्टेंस के पास ये कैपेबिलिटी है कि हमारे ग्राउंड ऑफेंसिव को फेस कर सके, अब हुआ उसका ठीक उल्टा। अब आगे चलिए, देयर इज कोऑर्डिनेटेड फील्ड एक्शन एंड कांस्टेंट कंसल्टेशन विद द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। लगातार फील्ड एक्शन कोऑर्डिनेटेड है, और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है यानी ईरान, उससे लगातार उधर भी हमारा कम्युनिकेशन है। One of the most important outcomes of this battle is that the axis of resistance is increasing in capability and strength. जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो अपनी ताकत में, अपने मतलब क्या कहा जाए उसको, अपने रसूख में, अपने ताकत में लगातार दिन दूनी और मतलब और ज़्यादा वो मजबूत हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। द रेजिस्टेंस हैज थ्वॉटेड मतलब उसने रोक दिया अ प्रोजेक्ट फॉर अ न्यू पॉलिटिकल अथॉरिटी इन द गाजा स्ट्रिप। ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नेतन्याहू की जो ये प्लानिंग थी कि गाजा में हम एक नया एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो फिलिस्तीनियों का ही सही लेकिन जो हमारे साथ फिलिस्तीनी उनको बैठाएंगे, वो सब चकनाचूर हो गया। ये इनके साथ के फिलिस्तीनी उनको कैसे बैठाएंगे, जो इनका जो महमूद या मोहम्मद जो भी कहना है, अब्बास, क्योंकि ये सब मुझे कन्फ्यूजन होता है, आप लोग भी इस पर लिखते हैं, ये लोग इस पर क्या कहेंगे जब पैलेस्टीन अथॉरिटी जो इनकी
जिनको ये फंड्स देते थे, बहुत लंबे समय से दे रहे हैं 2007 से, और जिनको एक तरह से पालते पोसते थे, जब वो कोलैप्स कर गया है तो तुम नई अथॉरिटी यहाँ पर कैसे स्थापित करोगे? कुछ कोशिशें हुई कि जो पैलेस्टीनियंस की ट्राइबल काउंसिल्स हैं उनको यहाँ लाया जाए, उनके हाथ सत्ता दी जाए, लेकिन हमास के सामने, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के सामने कोई सामने नहीं आया। तो अब सवाल ये है कि अच्छा, इफ द इन्होंने फिर कहा उसामा हमदान ने, इफ द एनिमी अंडरटेक्स एन ऑपरेशन इन राफा, negotiations will be halted because the resistance does not negotiate under fire। कि अगर राफा पे हमला हुआ तो सारी बातचीत बंद हो जाएगी, क्योंकि जब गोली चल रही है उस समय रेजिस्टेंस कोई नेगोशिएशन नहीं करता है। वी हैव क्लियरली स्टेटेड दैट आवर पोजीशन ऑन द करंट नेगोशिएशन पेपर इज नेगेटिव। कि अभी जो हमारी शर्तें नहीं मानी जा रही हैं सीज फायर की और तमाम और चीज़ों की, तो अभी जो ट्रूस का जो भी बात हो रही है वो नेगेटिव होगी। The Israeli enemy is trying to blackmail everyone with the Battle of Rafah. There is field effort by the resistance if the enemy decides to enter Rafah. The Israeli army is no longer convincing anyone despite American support. American support को वो जो convince कर रही है, convince करने के बाद अमेरिकन को भी कन्विंस कहाँ कर पा रहे? अमेरिकन भी बार बार कह रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर, मतलब राफा में घुसने का, ये हम इसके साथ नहीं है। तो इजराइल तो आइसोलेटेड है। राफा इन्वेजन के सवाल पे पॉलिटिकल आइसोलेशन इजराइल का हो गया, और इन्होंने कह दिया कि हम तैयार हैं राफा में। राफा में तुम जितना माहौल बना लो वही हाल होगा तुम्हारा जो बेत हनून में हुआ, जो बेत लहिया में हुआ, जो खान यूनिस में हुआ। खान यूनिस खास तौर पे क्योंकि वो एक तरह से साउथ गाजा वहाँ से शुरू होता है, राफा में एंड करता है। तो साउथ गाजा में एक फ्रंट पे खान यूनिस की ऑलरेडी इजराइल हार चुका है। अब आप देखिए जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो कुछ ट्रीटरस लोग हैं, जो जिन लोगों ने गोली चलाने की कोशिश की रेजिस्टेंस पे, उनको मार भगाया गया। और फिर खबर आती है एमोरी यूनिवर्सिटी से, यूएस से, कि वहाँ पर एटलांटा जो जॉर्जिया में है, कि वहाँ पर भी स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो गया है। रेजिस्टेंस फाइटर ने इधर वेस्ट बैंक जेनिन में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस लगातार मारी है, और अराबा जो एक जगह है उसको, जो कि लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था आईडीएफ का, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। और अब इसके बाद देखिए जो पूरी बात आती है भाई कि तुलकरेम में जो पूरी लड़ाई चल रही है उसके वीडियोस आ रहे हैं। कन्फ्रंटेशंस जो अल खलील में भी हो गए हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बीच, क्योंकि पैलेस्टीन अथॉरिटी देखिए पूरा उस पर काम कर रही है इजरायली एजेंडे पे। और उसके बाद जो एक कुछ पैलेस्टीनियन इंटेलेक्चुअल्स जो कि शहीद हो चुके हैं, उनका बयान आता, मतलब उनकी जो बुक्स हैं, उनकी जो उन्होंने जो लिखा था, और जो इस तरह की सिचुएशन में अप्लाई होता है, उन लोगों ने जो कहा था कि कभी ये नहीं मानना कि जब भी कोई जब एनिमी कहे कि वो जीत गया है और तुम हार रहे हो, तो पक्का है कि वो हार रहा है, तुम जीत रहे हो, ये पक्का है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी किसी भी हालत में ये मत एडमिट करो कि तुम हार गए हो, क्योंकि तुम एक्चुअली नहीं हार रहे हो। तुमने पॉलिटिकल जो एजेंडा सेट किया है उस पर ध्यान दो। मिलिट्री उसमें एक दो आगे पीछे चीजें होती रहती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ तो मिलिट्री लेवल पे भी आगे पीछे कुछ हुआ ही नहीं है। फिलिस्तीन रेजिस्टेंस मिलिट्री लेवल पे जीतता रहा है। तो ये तो पूरा एक जिसको कहते हैं हम लोग सोने पे सुहागा वाली स्थिति पैलेस्टीन रेजिस्टेंस की है। इधर देखिए इजराइल बहुत ज्यादा सिविलियंस को भी नहीं मार पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमास का है, फिलिस्तीन रेजिस्टेंस का। उसने अपनी लड़ाई से इजराइल को एक तरह से रोक दिया है कि इस पॉइंट के आगे तुम नहीं बढ़ोगे। लोग कह रहे हैं अमेरिका ने रोका, बिल्कुल गलत बात है। जो इजरायली बम्बार्डमेंट होता था पहले, अब उसका 10% ही रह गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अमेरिका नहीं है, उसकी वजह फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है। इसने इस तरह का एक माहौल बना दिया है कि इजरायली फौजें वहां से हट गई हैं। अब आप देखिए यहां पर जो पूरी बात आती है कि हिजबुल्ला ने जो एक आयरन डोम को पेनिट्रेट कर दिया फिर से। ये आज ही की खबर है कि आयरन डोम को फिर से हिजबुल्ला ने जो लेबनीज बॉर्डर पे जो आईडीएफ साइट्स हैं उन पे मारा और आयरन डोम को फेल कर दिया। और उसकी जो पूरे डिटेल्स हैं, एक एक छोटे छोटे डिटेल्स, उसको वो भी हिजबुल्ला ने जारी की। और उसके बाद देखिए फिर वही तुलकरेम में जो लगातार लड़ाई चल रही है उसके बारे में एक पूरी बात आ रही है
और अलग अलग जो रेजिस्टेंस फैक्शंस हैं वो कंडेम कर रहे हैं पैलेस्टीन अथॉरिटी को। और उसके बाद जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने फिर से किसफूम जो इजरायली सेटलमेंट है गाजा के पास उस पर हमला किया। उसके बाद नेतजरीम पे फिर से हमला हुआ और फिर जो अलग-सा मार्टिर ब्रिगेड है उसने वेस्ट बैंक में और गाजा सिटी दोनों जगह हमले किए। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्पशायर में फिर से एक मतलब वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने अपने यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है। और ये देखिए ये नई खबर आ रही है लॉस एंजलिस से यूसीएलए से कि जो मोसाद के गुंडे जो इजरायली गुंडों को कल रात को यूसीएलए में स्टूडेंट्स को मारने के लिए उन पर छोड़ा गया था वो पिट के वापस चले गए हैं। ये वीडियोस हैं। और वहाँ पर जो हिंद हॉल जो रजब हिंद जो 5 साल की बच्ची जिसको इजराइल ने मार दिया था रजब हिंद हॉल फिर से जगमगा उठा है। और वहाँ पर एक पूरी लाइट जो है वो लोग पूरी दिखा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन्होंने रजब हिंद हॉल को लाइट अप कर दिया है। अब देखिए जो आखिरी बात जो जहाँ से हम लोग ने शुरू की थी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस्लाम और ये कुरान और बाइबल को आप अगर ये कर देंगे कि कुरान और बाइबल में वो जो पोर्शन है जहाँ पर कुछ यहूदियों के बारे में कुछ कहा गया है उसको आप बोल नहीं सकते हैं। वैसे भी कौन बोलता था यहूदियों के बारे में कुरान और बाइबल लेके तो लोग टहलते नहीं थे। ये तो एक एटीट्यूड्स हैं जो बने हुए। और यहाँ एक बार और बता दें कि जो क्रूसेड्स हुए थे जिसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की 1000 साल लगभग लड़ाई चली थी जिसमें क्रिश्चियनिटी को पीछे हटना पड़ा वो जो थी उसमें कोई जूस का तो इन्वॉल्वमेंट था नहीं। जूस के ऊपर जो हमले हुए हैं मुस्लिम्स ने नहीं किए हैं, जूस के ऊपर क्रिश्चियंस ने हमले किए हैं। और बाइबल में न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है क्योंकि जूस ओल्ड टेस्टामेंट मानते हैं पर जो न्यू टेस्टामेंट बाइबल है उसमें जो ये बात है कि भाई जीसस क्राइस्ट को जूस ने बिट्रे किया वो इसी तरह से लिखी है। जो कुरान में है कुरान में बिल्कुल अलग तरीके से जो जूइश इशू है उसको एक राजनीतिक तरीके से देखा गया है। और उसमें यहाँ तक एक बात है कि भाई कि जूस की ये हिस्ट्री रही है और उन्होंने जो मतलब प्रॉफिट जीसस जो हैं वो उनके साथ उनको दगा दिया सारी चीज़ें। लेकिन जूस में अगर वो क्योंकि वो भी पीपल ऑफ द बुक हैं जिनकी किताब है तो इसलिए उनके साथ भी मुसलमानों का कोई रिश्ता ऐसे बैंड नहीं है। ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका जब इस तरह की भड़काऊ चीज़ें कर रहा है और इस्लाम को तो बदनाम अमेरिका ने बहुत पहले से ही करना शुरू कर दिया था वो 9/11 के पहले से। और 9/11 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा उसने एक ऑर्गेनाइज शेप ले लिया इस्लामोफोबिया ने। लेकिन क्रिश्चियंस की बाइबल बैन करना ये देखिए नर्वसनेस मतलब जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स कह लीजिए या जो अमेरिका के वाइट हैं वो और जो अरब देश के हमारे जैसे भूरे लोग हैं इनको काले भी आप कह सकते हैं इनके साथ जो यूनिटी बन रही है जो अमेरिका में यूनिटी बन रही है बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स एंड ब्राउन्स जो भी आप कहिए उससे लोग इतना घबरा गए कि दोनों क्रिश्चियनिटी और कुरान के उन पैसेजेस को बैन कर दिया। अरे यार उसको कौन सा जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें कोई कुरान लेके पढ़ नहीं रहा है कोई बाइबल लेके पढ़ नहीं रहा है तो तुमने ये चीज़ ऐड करने की क्या ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक और बहुत खतरनाक चीज़ की कि इजराइल की जो आलोचना करेगा वो एंटी सेमिटिक होगा। एंटी सेमिटिक मतलब जिस आधार पे हिटलर ने जूस को मारा था वो एंटी सेमिटिक होगा। ये लॉ बन गया है। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हैं वो इस बेसिस पे आउटलॉ किए जा सकते हैं और ये चीज़ अमेरिकन पब्लिक नहीं मानेगी क्योंकि बाइडेन तो हार रहा है इस साल। फिर एक नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वो वापस कर देगा। क्रिश्चियन वहां पर जो पॉपुलेशन है अमेरिका में सबसे ज्यादा है और आप कह देंगे बाइबल के तुम उन पार्ट्स को मत पढ़ो। इसका मतलब बाइबल पे सीधे हमला है ना ये। और कुरान पे जब आप कह रहे हैं कि वो हिस्से मत पढ़ो तो कुरान पे भी सीधा हमला है। ये देखिए अद्भुत चीज 1857 की तरफ जारी उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्मों को एक साथ जो क्रिश्चियन वेस्ट था उसने अटैक किया था। आज जो सेकुलर वेस्ट है वो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स दोनों को जूइश लॉबी को बचाने के नाम पे और इस मतलब असली जूस भी नहीं है वो जायनिस्ट हैं
क्योंकि असली जूस तो जो जुडाइज्म फॉलो करते हैं वो तो एंटी ज़ायनिस्ट है, वो तो मानते नहीं है कि धर्म के आधार पे हमारा राष्ट्र कोई बन सकता है। तो आपने एक जो अमेरिका के अंदर जो एक ज़ायनिस्ट लॉबी है, हम उसको इजरायली लॉबी भी नहीं कहेंगे, उसको हम जूविश लॉबी भी नहीं कहेंगे, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसके आगे इस तरह से अमेरिका सरेंडर हो गया है कि उसने हर हाल में इसराइल को बचाने की वो मुहिम छेड़ दी है। और दुनिया के तमाम जो धर्म हैं, जो इस तरीके के सम्मानित धर्म हैं, उनको भी बदनाम करना शुरू कर दिया है, उन पे बैन लगाना शुरू कर दिया। अब आप बताइए, और ऐसी स्थिति में हम एक नया ये कोलेशन बनेगा मेरे ख्याल से कम क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, और जो अमेरिका की और इजराइल की रातों की नींद हराम कर देगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।